Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to do proposal and proposals के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लिया था। प्रपोजल्स क्या होते हैं? दिस इज दी वी प्रपोज टू डू सम वर्क, वी बिड about some work, why either that work is solicited or unsolicited. सॉलिसिटेड का मतलब ये होता है किसी काम की एडवर्टाइजमेंट आती है और रिक्वायर होता है कंपनी को या गवर्नमेंट को पर्टिकुलर वर्क, हम उसके प्रपोजल्स उसकी बिड्स जो हैं जमा कराते हैं, दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू योर नीड और अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट, और सारी चीज़ें उसके अंदर बयान की जाती हैं प्रपोजल के अंदर। इसके अलावा अनसॉलिसिटेड भी होता है जिसके अंदर हम किसी भी कंपनी को बता सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये आपके सामने कुछ प्रपोजल की टाइप्स होती हैं। तो सर्टन एनालिटिकल रिपोर्ट्स आर कॉल्ड प्रपोजल विच इंक्लूड बिड्स टू परफॉर्म वर्क अंडर कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अंदर बिड्स होती हैं, उसके अंदर आप जो है अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप बिड्स करते हो, आप जो है वो बिल करने की कोशिश करते हो कॉन्ट्रैक्ट को, और आप उस बिड्स में लिखते हो कि आप पर्टिकुलर वर्क को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैसे परफॉर्म करोगे एंड प्लीज फॉर द, अगर उस प्रपोजल के अंदर आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी अपनी मेंशन करेंगे कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कितनी चाहिए होगी कंपनी से, या आपको किसी पार्टी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, तो उसकी बेस के ऊपर आपको प्रपोजल मेंशन कर रहे हैं। सच बिड्स एंड प्लीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर्मल, इनका जो लैंग्वेज है आप हमेशा फॉर्मल रखेंगे। इट मैटर्स अ लिटिल वेदर योर प्रपोजल इज अ मेमो और अ फुल डॉक्यूमेंट। मेमो आपको मैंने बताया था कि इंटरनल टू द डॉक्यूमेंट जो कॉरस्पॉन्डेंस होती है उसको हम मेमोरेंडम कहते हैं, और हम एक फुल डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी प्रपोजल बना सकते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल हैं जिस तरह प्रोफेसर जो हैं वो प्रपोजल जमा कराते हैं कंपनीज को कि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद इन अ कंपनी। उसके अलावा जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो प्रपोजल जमा करवाती हैं क्लाइंट कंपनीज को कि आप हमारी एजेंसी को सिलेक्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करेंगे मार्केट में और आपकी सेल्स के अंदर एक पोटेंशियल डेवलपमेंट आएगी। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं जो प्रपोज करती हैं अपनी सर्विसेज। उसके अलावा कंपनी सबमिट प्रपोजल्स टू फॉरेन गवर्नमेंट टू डू अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कंपनी जो है वो प्रपोजल करती हैं, और उनके ऊपर मेन चीज़ ये होती है कि अगर उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाए तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी उसमें, और फिर वो कंपनी जो है वो उस पर काम शुरू कर देंगी। इसकी जो आजकल काफ़ी रीसेंट एग्जांपल्स चल रही हैं, जिस तरह फ्रीलांसर्स जो हैं और जो हमारे ऑनलाइन वर्कर्स हैं वो इस तरह काम करते हैं कि वो कोई भी काम आता है नेट के ऊपर, जिस तरह उसकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा, किसी ने कोई पेज बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है, या इस तरह के कोई फ़ोटोशॉप का काम है, उसके अलावा किसी ने कोई प्रोजेक्ट कोई असाइनमेंट का काम है, तो वो सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर हम देखते हैं अपनी स्किल के मुताबिक, और हम फिर उसमें अपनी बिड्स लगाते हैं और प्रपोजल्स लिख के, जिसका प्रपोजल सबसे कॉस्ट बेनिफिट हो अगर प्रपोजल, और उसके अलावा उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हों, उस बेस पे जो है वो कस्टमर उनको सेलेक्ट कर लेता है और वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो रेमुनरेशन उसको उसके अगेंस्ट जो है वो मिलती रहती है। तो प्रपोजल कई किस्म के होते हैं, इसमें यही होता है कि आप कोई काम कोई सर्विस देने के लिए अपनी एक बिड जमा करवाते हो और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए प्ली जमा करवाते हो प्रपोजल के अंदर। तो पर्पस क्या होता है? न्यूमरस ग्रुप्स जो हैं वो सॉलिसिट प्रपोजल्स करते हैं, मतलब इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है। गवर्नमेंट्स आर द फोर मोस्ट रिक्वेस्टर्स। गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है कि उसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए वो जो है एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में करती है, और पब्लिकेशन के थ्रू जो है ये न्यूज़पेपर में आती है। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ लोग होते हैं वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसको RFP भी कहते हैं, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कंपनी विद स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। जिनकी एक्सपर्टीज होती हैं वो प्रपोजल लिख के कंपनीज को भेज देते हैं, और इसमें मेनली कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं, मतलब टू सेल अ प्रॉपर्टी मशीन, इसके लिए
आप हेल्प कर सकते हो, एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पाक व्हील्स काम कर रहा है, कार फर्स्ट जो है वो काम कर रहा है, अगर कार इंडस्ट्री में आप आना चाहो, ठीक है। इसके अलावा ज़मीन डॉट कॉम आपका काम कर रहा है, अगर प्रॉपर्टी के रिलेटेड या रियल एस्टेट में अगर आप आएँ तो वो आपकी चीज़ों को बेचने के लिए आपको हेल्प करते हैं, आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइज़ कि मैं बेचना चाह रहा हूँ तो वो आपको प्रपोज करते हैं सर्विसेज के, आप उनकी सर्विसेज को ले सकें। फिर कंस्ट्रक्ट ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, हाईवे, ये मोस्टली गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट करती है और उसके ऊपर आप अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, आपकी कंपनी जो है वो एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उनको प्रपोजल सबमिट कराती है, जिसका प्रपोजल ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है और ज़्यादा वो एक्सपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, उसका प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेती है और वो फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। और जिसका प्रोजेक्ट ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होता है, ये भी चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स उन्होंने रखे होते हैं जिस पैरामीटर के बेस के ऊपर वो प्रपोजल को रैंक करते हैं। मुख्तलिफ बिड्स आती हैं। सॉलिसिट में हमेशा कंपटीशन होता है। अगर कंपटीशन आपके आपके प्रपोजल के साथ मुख्तलिफ और कंपनीज के प्रपोजल आए होते हैं और उनके दरमियान कंपटीशन होता है। अगर आपका प्रपोजल फॉर्मल नहीं है और उसके अंदर हर चीज़ अलग अलग करके बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड नहीं है, उसका फॉर्मेट अच्छा नहीं है, तो हो सकता है वो कंपटीशन में ही ना जा सके, वो प्रपोजल जो वो बिड जो है वो कंपटीशन में ही ना जा सके, क्योंकि जो उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं उनको समझ ही नहीं आ रही या उनको पता ही नहीं लग रहा। तो आपके प्रपोजल में वो सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, साथ में फॉर्मेटिंग और फॉर्मेलिटीज़ और जो फॉर्मल लैंग्वेज है उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ताकि लोग जो हैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकें। उसके बाद सर्वे, वाटर एरिया पॉसिबल ऑयल फील्ड, जैसा कैकरा जो काम कर रही है पाकिस्तान के लिए, ये उन्होंने प्रपोजल जमा करवाया होगा, उनको प्रोजेक्ट मिलता है, वो ऑयल फील्ड जो है हमारे वाटर बाउंड्रीज़ में ऑयल फील्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम उन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट एडवर्टाइज़ करती है और प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ कंपनीज आके काम शुरू करती है। स्मॉल प्रोजेक्ट आल्सो made known to individual and corporates such as the following small projects, smaller projects भी होते हैं, जिस तरह मैंने आपको फ्रीलांसिंग की एग्जांपल दी। अब स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में ये भी आ जाते हैं, कुछ छोटी कंपनीज होती हैं जो बड़ी कंपनीज को प्रपोजल जमा कराती है ताकि उनकी इंजीनियरिंग को बेहतर किया जा सके। अगर कोई नया कॉस्ट सिस्टम उन्होंने लेकर आना है, मतलब नया अकाउंटिंग सिस्टम उन्होंने इंप्लीमेंट करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज चाहिए, तो उसके लिए भी कई कंपनीज जो हैं वो काम करती हैं। उसके बाद प्रिपेयरिंग मैनेजेरियल स्टाफ फॉर वर्क विद इन और आउटसाइड ऑफ द कंपनी, अगर आप कोई मैनेजेरियल स्टाफ को प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, तो उनकी उसके लिए भी कई कंपनीज की एक्सपर्टीज होती हैं, कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। प्लानिंग द बेसिक रिसर्च बिफोर डेवलपिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, डेफिनेटली ये तो आप लोग इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ही लोगे, जो लोग एजुकेशन में जुड़े रहेंगे फ्यूचर के अंदर भी, वो रिसर्च के अंदर जो लोग अच्छे होंगे वो ये काम कर सकते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और फिर नए प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए उसके मुख्तलिफ एनालिसिस, उसके मार्केट के अंदर उसका एनालिसिस, मार्केट को रीड करना, मार्केट के अंदर मुख्तलिफ थ्योरीज को अप्लाई करना, फिर उसके लिटरेचर को समझना, मार्केट को समझना, लोगों को समझना, मेथडोलॉजी डिफाइन करना, लोगों पे इम्प्लीमेंट करना, लोगों को समझ के फिर उसके ऊपर उस प्रोडक्ट के टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च का हिस्सा बनती हैं। जो कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करती है वो मुख्तलिफ कंपनीज को हायर करती है जो ये रिसर्च का काम करती है, और उसके बाद उनको बताती है कि उनके प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो सही रहेंगे। So basically there are two types of proposal. There are research proposals. आप इससे familiar हो जाएंगे soonly because these are the proposals which are related to some thesis. आप thesis से related भी, academic proposal होते हैं, professors के proposal होते हैं जो फॉरेन गवर्नमेंट्स को या किसी कंपनी को जमा करवाते हैं कि हम आपकी कंपनी की जो प्रॉब्लम है, कंसल्टेंसी है, कोई भी ऐसे इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रपोजल जमा कराए जाते हैं। स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च के लिए कोई प्रोजेक्ट्स हैं कि किसी कंपनी में उन्होंने इंटर्नशिप किया, उसके लिए पहले वो प्रपोजल जमा कराते हैं।
इंस्टीट्यूशन को कोई उन्होंने मार्केट प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए वो प्रपोजल जमा कराएंगे अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को कि हम इस एरिया पे काम करना चाह रहे हैं। तो रिसर्च प्रपोजल्स की बहुत सिग्निफिकेंस, और आप जल्द ही रिसर्च प्रपोजल्स को समझोगे कि हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। उसके अलावा बिज़नेस प्रपोजल होते हैं। ये बिज़नेस में मुख्तलिफ, आप जब आपको ये भी सिखाए जाएंगे कि बिज़नेस प्रपोजल इज जस्ट लाइक अ रिसर्च प्रपोजल, बट इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ज़्यादा एक्शन रिसर्च होती है। यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। और इसके अलावा आप जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके अंदर ज़्यादा जो रिसर्च चलती है वो बिज़नेस रिसर्च चलती है। तो रिसर्च प्रपोजल्स के बारे में आपके बारे में मैंने आपको बता दिया कि बिज़नेस प्रपोजल है और रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल इज़ यूजली एकेडमिक, इनके अंदर एकेडमिक इन नेचर होती हैं। आप भी करेंगे जब आप रिसर्च के टॉपिक सेलेक्ट करेंगे फ्यूचर के अंदर, आपको उसके लिए प्रपोजल जमा करवाना पड़ेगा। मेनली जो प्रपोजल्स जमा कराए जाते हैं वो प्रोफेसर्स की तरफ से करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट को करवाए जाते हैं, अदर एजेंसीज को करवाए जाते हैं। कोई गवर्नमेंट जो है वो कोई अनाउंसमेंट करती है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोई रिसर्च से रिलेटेड, उसको उसमें प्रपोजल जमा कराए जाते हैं, फिर उनको ग्रांट्स मिलती हैं। उस ग्रांट्स की बेस के ऊपर वो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और फिर एनालिसिस परफॉर्म करके गवर्नमेंट को रिजल्ट्स जो हैं वो सबमिट कराते हैं। ये जो प्रपोजल हैं ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जमा कराए जाते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली हमारी जो LCWU की जो IT डिपार्टमेंट है उन्होंने कोलैबोरेशन किया बाहर के मुल्क फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इसी तरह ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ के वो भी कर सकते हैं। बिज़नेस प्रपोजल के अंदर ये इन लेंथ प्रपोजल ये सिमिलर टू दी अदर रिपोर्ट्स, जैसे आपने शॉर्ट रिपोर्ट्स की हैं, लॉन्ग रिपोर्ट्स की हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स की हैं, ये प्रपोजल सिमिलर टू दैट होते हैं। लेकिन इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो तो रिपोर्ट्स होती हैं। उसके अंदर आप किसी सिचुएशन का नतीजा और किसी सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहे होते हो, ठीक है, और उसके अंदर आप रिकमेंडेशंस दे रहे होते हो। ये जो प्रपोजल है, प्रपोजल की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके अंदर आप क्या कर रहे थे, बिड्स प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अंदर आप क्या कर रहे थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल प्लीज जो है वो लिख रहे होते हो। इसकी बॉडी के अंदर जो है आप मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ अपनी बता रहे होते हो, बैकग्राउंड बता रहे होते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस प्रपोजल के अंदर आ जाती हैं। लाइक ए रिपोर्ट, अ प्रपोजल में बी सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। सॉलिसिटेड का मतलब ये है कि उस रिक्वायर किया जा सकता है, और अनसॉलिसिटेड का मतलब ये है कि वॉलंटेरिली आप प्रपोजल दे रहे हो, खुद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आप जिसको प्रपोजल सबमिट करवा रहे हो, आपका अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है, तो वो आप उसको कंपेल करो कि ये आपकी ज़रूरत है। अभी वो रिक्वायर नहीं कर रहा, लेकिन उसके इस प्रपोजल के पार्ट्स ऐसे होना चाहिए कि उसकी ज़रूरत आप उसको बना दें, उस काम को या उस सर्विस को। तो सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड होती हैं। सॉलिसिटेड जिसके अंदर रिक्वेस्ट की जाए आपसे, जो आपके रीडर्स हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्वेस्ट करें, आप उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रपोजल जमा करवाते हो। अनसॉलिसिटेड इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कंपनीज हैं, वो कोई रिक्वेस्ट नहीं करती, लेकिन आप वॉलंटेरली जो है ये प्रपोजल जमा कराते हो और उनको बताते हो कि आपकी कंपनी की ये ज़रूरत है, तो आपको ये काम, ये एक्सपर्टीज़ करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह अब नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में जो है वो कोडिंग के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। कंपनीज को नहीं पता अभी फ़िलहाल ये। अगर आप ये एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेते हैं या आपकी कंपनी के पास ये एक्सपर्टीज़ है, आप अनसॉलिसिटेड प्रपोजल्स बना के मुख्तलिफ कंपनीज में जाकर जमा करा सकते हो। और कोई कंपनी अगर समझे इस चीज़ को कि ये काम अच्छा है और लोगों को समझ आनी चाहिए, तो आप कंसल्टेंसी और टेक्नोलॉजी उनको ये दे सकते हो। तो वाइल राइटिंग द सॉलिसिटेड बिजनेस प्रपोजल, आपको ये सोचना पड़ेगा कि देयर आर मैनी अदर बिड्स एज वेल। तो उसमें क्या होता है, चूँकि रिक्वेस्ट की होती है, सिर्फ आप उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जबकि अनसॉलिसिटेड प्रपोजल को जब आप लिख रहे हैं, यू नीड टू कन्विंस द रीडर और रिव्यू कमेटी दैट यू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉब्लम एंड योर फर्म एंड यू आर क्वालिफाइड टू सॉल्व इट सक्सेसफुली। उसके ऊपर आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर, और आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए अपने स्किल्स के ऊपर, एक्सपर्टीज़ के ऊपर, कि आप उनको
कन्विंस कर सकें कि हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं वो आपकी कंपनी के लिए बेहतर है अनसॉलिसिटेड में। तो आई होप कि सॉलिसिटेड का पता लग गया होगा और अनसॉलिसिटेड का पता लग गया होगा। सॉलिसिटेड जिसमें कंपनी रिक्वेस्ट करे, रीडर और रिव्यू कमेटी, रिव्यू और रीडर जो है आपके कमेंट करें, रिक्वेस्ट करें, कंपनी रिक्वेस्ट करे तो आप फिर वो प्रपोजल जमा कराएं। और अनसॉलिसिटेड में ये होता है कि आप वॉलंटेरियली जो है प्रोजेक्ट जो है जमा कराते हो और फिर कंपनी को कहते हो कि हम आपके लिए काम करेंगे। इसमें आपके सो वी कम टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ प्रपोजल। जिस तरह हमने फॉर्मल रिपोर्ट्स लास्ट टाइम की थी और उसके मुताबिक जो हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे दीज आर सिमिलर टू दैट। आप अगर फॉर्मल रिपोर्ट्स को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको इनके पार्ट्स को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, प्रीफैक्टरी पार्ट है, टेक्स्ट पार्ट है और सप्लीमेंट्री पार्ट्स होते हैं। तो फिर प्रीफैक्टरी पार्ट के अंदर अब वही आपके पास टाइटल फ्लाई, एक ब्लैंक पेपर और उसके ऊपर टाइटल लिखा हो तो वो बहुत अच्छा इमेज देता है। फिर टाइटल पेज होना चाहिए, टाइटल पेज, रिक्वेस्ट ऑफ द प्रपोजल, लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड सिनॉप्सिस एंड एग्जीक्यूटिव समरी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे भी इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आएगी। टेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास इंट्रोडक्शन है, बॉडी स्पेसिफिकली थोड़ी सी चेंज होती है प्रपोजल की, उसको भी डिस्कस करते हैं कि प्रपोजल की बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा समरी, सप्लीमेंटल पार्ट में आपके पास जो आ जाता है जी अपेंडिक्सेस आ जाते हैं। जिस तरह आप लोग वो मैंने आपको बताया जैसे फॉर्मल रिपोर्ट्स को लिखते हैं वैसे ही आप जो है प्रपोजल के प्रीफैक्टरी पार्ट्स को बनाएंगे। पार्ट ऑफ प्रपोजल में कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट, जो आपने जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आपके पास है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इंस्टेड ऑफ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन के बजाय आप लोग फॉर्मल प्रपोजल में हैव अ कॉपी ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अगर कंपनी ने ये सॉलिसिटेड प्रपोजल हैं तो कंपनी ने कोई रिक्वेस्ट एडवर्टाइज की होगी, उस रिक्वेस्ट की कॉपी जो है आपके प्रपोजल के साथ लाजमी होनी चाहिए। इन अ लेटर फॉर्म और मेमो सॉलिसिटिंग दी प्रपोजल और बिड फॉर द, मतलब आप एक मेमो भी बना सकते हैं टू फ्रॉम, सब्जेक्ट लाइन लिख के और उनको बता सकते हैं कि आपने फलां डेट को ये रिक्वेस्ट पोस्ट की थी तो उसके अगेंस्ट जो है ये प्रपोजल है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की कॉपी या फिर आप मेमो भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, इन अ लॉन्ग प्रपोजल अ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट में बी इंसर्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूटिव समरी। ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्या अलाउ करेगा कि आप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स उसको बता सकते हैं रिसीवर को, और रिसीवर जो है वो काउंटर ऑफर भी कर सकता है, फाइनेंशियल काउंटर ऑफर भी हो सकती है, टाइम की काउंटर ऑफर भी हो सकती है और प्रोजेक्ट की साख्त के मुतालिक भी जो काउंटर ऑफर है वो भी वो कर सकता है। इट ऑल्सो गिव एन इमीडिएट ओवरव्यू, एक किस्म का प्रोजेक्ट के सारे प्रपोजल को पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू भी ये कॉन्ट्रैक्ट बयान करेगा और इसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर दी जाएगी। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, जो छोटे प्रपोजल हैं उसमें टेबल ऑफ कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रपोजल ज़्यादा लंबा है जिसके अंदर ज़्यादा पेजेस हैं और ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा चैप्टर्स आपने इंक्लूड किए हैं तो उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट डालना जो है वो फिजिबल रहेगा। उसके अलावा बॉडी की तरफ आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन में दिस सेक्शन प्रेजेंट एंड समराइजेस द प्रॉब्लम यू इंटेंड टू सॉल्व एंड योर सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। आपने इसमें उन प्रॉब्लम जो कंपनी फेस कर रही है उनको समराइज़ करना है, उनको लिस्ट डाउन करना है और उनको इंट्रोड्यूस करवाना है और उनको बताना है ताकि आपको पता लगे, आप जो रिसीवर हैं उनको पता चले कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में। अगर आपको कंपनी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है तो फिर आप ये चीज़ें कर सकते हो और वो फिर आपके प्रपोजल को इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे भी। उसके बाद जब आप वो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लें तो फिर आप उसके बाद उनको उनका सलूशन भी बताएंगे, इंक्लूडिंग एनी बेनिफिट्स द रीडर विल रिसीव फ्रॉम योर सलूशन। और इसके अंदर जब आप सलूशन ऑफ द प्रॉब्लम बताएंगे, सलूशन के बाद डेफिनेटली यू हैव टू टेल देम दैट व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दीज सॉल्यूशन और फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में डेवलपमेंट कैसी होगी, कंपनी को क्या मिलेगा फ्यूचर के अंदर। अगर वो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्यों चाहेंगे।
तो आप उनको उनके बेनिफिट्स भी बताएंगे। राइट इंट्रोडक्शन एज इफ यू आर अप्रोचिंग आर नॉन स्पेशलिस्ट। टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। टेक्निकल टर्म्स बताएं लाजमी, लेकिन उनको फिर एक्सप्लेन ऐसे करें कि एक नॉन स्पेशलिस्ट पढ़ रहा है उसको। योर फर्स्ट रीडर में बी अदर देन द पर्सन यू सेंट और यू सेंट who sent you a request for the proposal हो। अगेन मैं इसको रीइटरेट कर देता हूँ कि हो सकता है आपका पहला रीडर जो हो आपके प्रपोजल का वो बंदा ना हो जिसने रिक्वेस्ट भिजवाई। डेफिनेटली जिन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लिखा है उनको टेक्निकल टर्म्स का पता होगा, वो स्पेशलिस्ट होंगे तो उन्हें पता होगा, उनको पता होगा ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप प्रपोजल भिजवा रहे हो तो हो सकता है वो प्रपोजल को रीड करने वाला बंदा कोई दूसरा हो, वो ना हो जिसने प्रपोजल की रिक्वेस्ट भिजवाई। तो आपने इंट्रोडक्शन इतना लिखना है कि जैसे आप एड्रेस कर रहे हो एक नॉन स्पेशलिस्ट को जो उस एरिया का नहीं है, और आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो हर एक चीज़, तो उससे फिर वो आपको आपका प्रपोजल जो है एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्कोप, आपने अपनी बाउंड्रीज बतानी है कि आपके इस प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज क्या हैं, आप इस प्रोजेक्ट को कैसे अकम्पलिश करेंगे, और क्या चीज़ें अगर आउट ऑफ द बाउंड्री कोई चीज़ें रिक्वायर की जा रही हैं तो वो भी आप मेंशन कर लें जो जो आपकी स्कोप से, आपके प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर जा रहे हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें उधर मेंशन करनी है। मतलब आप अपनी जुरिस्डिक्शन भी मेंशन कर सकते हो कि इस जुरिस्डिक्शन में मैं काम कर सकता हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो जो रिक्वायर करें इंटरनेशनल ट्रैवल, तो दैट में भी पॉसिबिलिटी कि आपकी कंपनी जो है वहाँ डील ना करती हो दूसरे मुल्कों में, तो आप कहेंगे हमारी बाउंड्री, हमारा स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट इस शहर, इस मुल्क के अंदर तक ही है। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निकल टर्म्स में आप अपने स्कोप को बयान कर सकते हो, सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन नहीं, और भी स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट आप बयान करोगे। उसके अलावा आपके इंट्रोडक्शन में आपके बॉडी ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर आपकी प्रोजेक्ट टीम, जो आपने जितने बंदे रखने हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए, ये भी बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फिर प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसके अंदर आपको हेल्प होती है। तो आपने अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करोगे। अब फर्दर हम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो बैकग्राउंड, लॉन्ग प्रपोजल में आपने कंपनी के बैकग्राउंड को, इंक्लूड द प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज कंप्लीटेड, आपने क्या करना है अपने प्रपोजल के अंदर, आपने बताना है कि सेम सिचुएशन की प्रॉब्लम, सेम चीज़ें जो हैं हमने पहले भी सॉल्व की हुई हैं, और आपने मुख्तलिफ कंपनी के जो पहले प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं उसका प्रोजेक्ट, उसका बैकग्राउंड भी आप बयान कर सकते हो। ये बताता है कि आपके इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, आपकी कितनी एक्सपर्टीज। When we come towards previous work, if any literature review available of the project, you have to put it there. और literature review से पता लगता है that you have read about the project, you have some technical, if there are technical background और if there are literature background, you have to put it there. आपको project में उसको mention करना है। Procedure, here you briefly explain how you will meet the requirement of your reader और your receiver, आप उसकी requirements को कैसे पूरा करेंगे, किस प्रोसीजर के साथ systematically आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Equipment and facilities, tell the reader that you have thought well or to realize that facilities will be needed. State what equipment and facility you already have, और उसके अलावा अगर आपको कोई equipment facilities चाहिए उनको भी आप लिस्ट डाउन करें ताकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर आप उसको मेंशन कर सकें, उन इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ की कॉस्ट, ये सारा कुछ। इफ़ दैट में बी द अदर स्टेप, जो आगे जाके स्टेप होते हैं उसकी कोटेशन भी समटाइम रिक्वायर की जाती है प्रपोजल के अंदर, तो यू कैन प्रोवाइड इट। और आपकी अपने पास इक्विपमेंट है तो फिर उसके इस्तेमाल के रिलेटेड भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट में चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। Closing in this section emphasizes the benefits the reader will realize from your solution and it urges reader to act. इसके अंदर आपने उसको बताना है कि आपको क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर के अंदर, और उसके बाद उसको कंपेल करना है कि वो इसके ऊपर एक्ट करे और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और आपको ये प्रोजेक्ट असाइन कर दे। तो ये आपने इस तरह अपने प्रपोजल को बनाना है ताकि रीडर जो है उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिले और वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। अगर आप अपने प्रपोजल को अच्छे फॉर्मेट में और अच्छे तरीके से बना लेते हैं
तो इसके एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और उसके बाद हो सकता है आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा होने के बावजूद आपकी फॉर्मल रिपोर्ट की वजह, आपके फॉर्मल प्रपोजल की वजह से आपका रीडर समझे दैट यू आर मोर प्रोफेशनल देन अदर्स। और हो सकता है आपकी कॉस्ट ज़्यादा होने के बावजूद आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए, और बाकी जो कंपेटिटर्स हैं उसके ऊपर आपको फोकियत दी जाए, आपको अहमियत दी जाए, just because of your format, just because of your language, just because of your structure of the proposal। ठीक है। और उसके बाद लास्टली आपके पास आ जाता है अपेंडिक्सेस। दिस इज द लास्ट थिंग। ये होती है और नहीं भी होती है। इसके अंदर ये होता है कि जो भी रिलेटेड चीज़ें जो बॉडी के अंदर नहीं आ सकती, टेक्स्ट बॉडी के अंदर नहीं आ सकती, जो आप इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन वो सम हाउ आर रेलिवेंट टू द प्रोजेक्ट, आप उनको अपेंडिसेस में डालते जाएं। ये मटेरियल जो है ये आपके प्रपोजल को लेंथी कर देगा। और उसके अलावा अगर दूसरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बॉडी से रिलेटेड नहीं है, प्रोजेक्ट से एज सच रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रेंथन करती है, उसको किसी तरह हेल्प करती है, तो रीडर इसको भी देख सकता है। इसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, बॉडी से रिलेटेड नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो आप अपेंडिक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये एंड वाली स्लाइड पे प्रपोजल, जो शॉर्ट प्रपोजल हैं उसका मेमो की टाइप के अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे। दो प्रपोजल्स हैं। इसकी लैंग्वेज आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज में क्या है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको अगर समझ आए तो पूछ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तो इसमें से कुछ चीज़ें भी पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही शॉर्ट किस्म का प्रपोजल है जिसके अंदर एक एक्टिविटी प्लान बनाना है, ठीक है, और दूसरा है सुपरवाइजरी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रपोजल। तो ये बहुत ही शॉर्ट आधे आधे पेजेस के प्रपोजल हैं, आधे पेज के प्रपोजल होते हैं, और आधे पेज से लेकर 50-60 पेज तक भी, 30-40 पेज तक भी आपके प्रपोजल जो हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का रिलेटेड टू प्रपोजल्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कभी भी आपको प्रपोजल जमा कराना पड़े, देन यू हैव अ गाइडलाइन हेयर, यू हैव अ लेआउट हेयर, सो यू कैन प्रोफेशनली एंड फॉर्मली राइट अ प्रपोजल। आप किसी भी कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हो, उनके कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आप प्रपोजल दे सकते हो, एंड यू कैन अर्न हैंडसमली फॉर योर कंपनी एज वेल। और आप अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो ऐसे। सो ये जो प्रपोजल वाला टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि इसने आपके एकेडमिक्स में भी आपको बहुत हेल्प करना है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, इस बी केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक, और आप इसको समझें अच्छे से और इसकी कुछ एग्जांपल नेट से देखें लाजमी। क्योंकि आपके अगले सेमेस्टर्स में जब आप सीनियर होते जाएंगे तो आपके वहाँ पे भी आपसे प्रपोजल मांगे जाएंगे रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट्स, जो आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं। उसके बाद जो आगे पढ़ने की ख्वाहिशमंद हैं उनसे भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रपोजल्स मांगे जाएंगे। एम फिल, एम एस, एम बी ए लेवल पे जब वो थीसिस करेंगे तो उनसे भी प्रपोजल लिए जाएंगे, तो एकेडमिक में भी हेल्प करेंगे। जब आपके रिसर्च प्रपोजल होंगे तो आप जब अगर आप यहाँ से छोड़ के किसी कंपनी के साथ लगते हैं या अपना कोई इंटरप्रेन्योरल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको भी कई क्लाइंट्स के साथ जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू हैव टू राइट सम प्रपोजल्स एज वेल, कि आप उसके अंदर बिड देंगे कि कैसे आप जो है बेस्ट प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो आपको ये सारी गाइडलाइंस आपके सामने हैं, आप इसको समझें और इनसे फ़ायदा हासिल करें। Thank you very much.